हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। ऑडिटिंग की आज पार्ट 2 होगा और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सीरीज मतलब ये वीडियो जो है आपकी ऑडिटिंग की उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी जिसका एग्जाम अभी इसी महीने जुलाई में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शेयर धारक द्वारा की जाती है, मतलब शेयर होल्डर्स द्वारा की जाती है, या प्रबंधन द्वारा की जाती है, मतलब मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा की जाती है? तो सही आंसर होगा आंसर बी, कंपनी प्रबंधन के द्वारा की जाती है। क्योंकि जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट देखता है, तो मैनेजमेंट कहा गया है यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मैनेजमेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक निम्नलिखित मामलों में सहायक होता है। किन मामलों में यह सहायक होता है? गहन लेखा परीक्षा में, कानूनी लेखा परीक्षा में, या आंतरिक जांच में, या त्रुटि और धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायक होता है आंतरिक लेखा परीक्षक? तो सही आंसर होगा आपका गहन लेखा परीक्षा, मतलब इंटेंसिव ऑडिटिंग में ये सहायक होता है। आंतरिक अंकेक्षण गहन अंकेक्षण में सहायक होता है। आंतरिक अंकेक्षण की अंकेक्षण द्वारा ही कंपनी की आंतरिक जांच एवं कर्मचारियों की गतिविधि आदि का गहन तहकीकात की जाती है। ये आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर कर्मचारियों की गतिविधियों की जांच करनी है और वो भी कैसी गहन तहकीकात करनी है, गहन जांच करनी है, तो उसके लिए जो आंतरिक अंकेक्षण होता है यह सहायता करता है अंकेक्षण में। जो मेन अंकेक्षण होता है उसमें आंतरिक अंकेक्षण हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्यमों में उद्यमों के लिए स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा वैधानिक रूप से आवश्यक होती है? कंपनियों के लिए होती है वैधानिक रूप से आवश्यक अंकेक्षण, या साझेदारी फर्म के लिए होती है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए जरूरी होती है, या पंजीकृत फर्म के लिए? तो सही आंसर होगा आपका कंपनी। कंपनी के लिए अंकेक्षण जरूरी होता है, ये कहता है कंपनीज एक्ट 2013। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के लिए स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष के अंत में लेखा परीक्षा को कहा जाता है जब पूरी साल हो चुकी है, उसके बाद हम ऑडिट करा रहे हैं, तो जो ऑडिट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको क्या कहा जाता है? पीरियोडिकल ऑडिट कहा जाता है, या हिंदी में इसको कहेंगे आपका सामयिक। क्या हो जाएगा ये? परमाणु नहीं, ये सामयिक हो जाएगा। तो इसको सही लिख लेते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका सामयिक, जो समय के अनुसार होता हो। सामयिक अंकेक्षण, हिंदी में सामयिक और इंग्लिश में पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं। जो वर्ष पूरा होने पर साल पूरी हो जाती है, उसके बाद जो ऑडिट की जाती है या अंकेक्षण किया जाता है उसे सामयिक या पीरियोडिक पीरियोडिकल ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। आंतरिक जांच इसका एक भाग है। आंतरिक जांच किसका भाग है? आंतरिक अंकेक्षण का, आंतरिक नियंत्रण का, वार्षिक अंकेक्षण का, या प्रमाक अंकेक्षण का, या प्रमाक
परिमाप अंकेक्षण का। इंटरनल ऑडिट का पार्ट होता है, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है, या एनुअल ऑडिट का होता है, या स्टैंडर्ड ऑडिट का। सही आंसर होगा आपका बी, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है आंतरिक जांच। तो जो आंतरिक नियंत्रण होता है, आंतरिक नियंत्रण के दो पार्ट होते हैं, एक आंतरिक जांच और दूसरा आंतरिक अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है, किसी विशेष लेखा परीक्षा के संचालन के बारे में जो विवरण होता है, वो विवरण वाली एक लिखित योजना, पूरी एक योजना बनाई हुई है, लिखित योजना है, लिख कर रखी हुई है वो योजना पूरी। किस लिए? जो ऑडिट होगा उसको ऑपरेट करने में क्या क्या होगा, तो उसको क्या कहेंगे? लेखा परीक्षा कार्यक्रम कहेंगे, लेखा परीक्षा ज्ञापन कहेंगे, लेखा परीक्षा नोटबुक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। A written plan containing the detail regarding the conduct of a particular audit is called audit program, audit memorandum, audit notebook या none of these। सही आंसर होगा ऑडिट प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम लिखकर रखा हुआ है कि ऑडिट किस तरह से होगा, उसको बोलते हैं लेखा परीक्षा कार्यक्रम, मतलब ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जब अंकेक्षण नियमित अथवा अनियमित अंतराल पर किया जाता है, नियमित भी किया जा सकता है और अनियमित रूप से भी, मतलब कभी हो जाएगा और कभी बीच में गैप भी हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका आंतरिक अंकेक्षण कहा जाता है। आंतरिक अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है, या आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है कहा जाता है, या चालू अंकेक्षण कहा जाता है, या वैधानिक अंकेक्षण किया कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका चालू अंकेक्षण। मतलब चालू को बोलेंगे यहां पर आपका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑडिटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष के अंत में किए गए अंकेक्षण को क्या कहते हैं? ये अभी बताया था, इसको आवधिक या पीरियोडिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कंपनी के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंकेक्षण करना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? भारतीय कंपनियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण करना जरूरी नहीं है, लागत अंकेक्षण करना जरूरी नहीं है, अंतिम खातों का अंकेक्षण करना जरूरी नहीं है, या ये सभी? आंसर होगा इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण करना जरूरी नहीं होता है, चाहे वो अंकेक्षण करें या ना करें, बाह्य अंकेक्षण तो होना ही है। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण की जरूरत नहीं होती है कंपनी के लिए, ये अनिवार्य नहीं होता है वैधानिक रूप से। करो तो अच्छा, ना करो तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विषय से संबंधित, तो ये क्या होता है? कार्यक्रम होता है, अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक निरीक्षण एक हिस्सा है, मतलब ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसका हिस्सा होता है? इंटरनल कंट्रोल का। नेक्स्ट है, आंतरिक अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है अंशधारियों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तक स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय। इंटरनल ऑडिट कौन कराता है? मैनेजर कराते हैं, मैनेजमेंट कराते हैं। तो वो ही इसके क्षेत्र का भी निर्धारण करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या होगा, कहाँ कहाँ ये जांच कर सकता है, किन किन को ये किन किन अकाउंट्स की ये जांच करेगा, तो वो बताया जाता है मैनेजर के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो इंटरनल अंकेक्षण ऑडिट होता है, इंटरनल मतलब आंतरिक अंकेक्षण होता है, किसके द्वारा कराया जाता है? मैनेजर के द्वारा। इसके क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? मैनेजर करता है। अब ये देखिए, ये प्रहरी किसका होता है? वॉचिंग डॉग अगर इसको कहें, रखवाली करने वाला कुत्ता, ये किसका होता है? तो ये रखवाली करने वाला जो होता है, ये रखवाली करने वाला भी मैनेजर का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वह क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ चुका हूं, अब देखता हूं आप इसका आंसर क्या देते हैं। ऑडायर शब्द का क्या अर्थ है? ऑडियर शब्द का क्या मीन्स होता है? स्पीक, लिसन, डिस्कस या सो। तो सही अर्थ होगा इसका
लिसन सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है। तो यहाँ पूछा गया है वैधानिक अंकेक्षण। जो वैधानिक अंकेक्षण होता है किसके लिए जरूरी होता है? तो वैधानिक अंकेक्षण क्या सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए तो होता है, या सभी निजी कंपनियों के लिए जरूरी होता है, या सार्वजनिक एवं निजी कंपनी दोनों के लिए जरूरी होता है, या सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए जरूरी होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सार्वजनिक एवं निजी कंपनी दोनों के लिए। शर्त यह है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो कंपनी भी इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो, दोनों के लिए ही वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है, जरूरी होता है स्टेचुरी ऑडिट कराना। तो सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अंकेक्षण की बात करें, आंतरिक अंकेक्षण होता है अंशधारियों का प्रतिनिधित्व होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, कंपनी का कर्मचारी होता है, या स्वतंत्र पेशेवर होता है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर होता है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट होता है, या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होता है। तो ये होता है कंपनी का कोई एम्प्लॉय होता है जो आंतरिक अंकेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो निरंतर निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूस ऑडिट, कंटिन्यूसली जो चलती रहती है, निरंतर निरंतर चलती रहती है अंकेक्षण, वह किसके लिए विशेषीय होती है, मतलब किसके लिए नेसेसरी होती है? बैंकिंग कंपनीज के लिए जरूरी होती है, ट्रेडिंग कंपनी के लिए जरूरी होती है, स्मॉल इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी होती है, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जरूरी होती है? सही आंसर होगा बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के लिए चालू अंकेक्षण जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक जांच व्यवस्था अगर संतोषजनक नहीं है, आंतरिक जांच व्यवस्था संतोषजनक न होने पर किस प्रकार का लेखा परीक्षण की ज्यादा उपयुक्त होगा? सतत लेखा परीक्षण, सामयिक लेखा परीक्षण, तुलन पत्र लेखा परीक्षण, प्रबंध लेखा परीक्षण। Which type of audit would be more appropriate if internal checking system is not satisfactory? तो ये होगा कंटिन्यूअस ऑडिट। क्यों होगा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आंतरिक जांच व्यवस्था अगर संतोषजनक नहीं है तो सतत लेखा परीक्षा ज्यादा उपयुक्त होगा। सतत लेखा परीक्षण का अंतर्गत क्या होता है? जो अंकेक्षण होता है वो निश्चित समय के अंतर पर आकर, जैसे साप्ताहिक, वीकली, या पाक्षिक, या मासिक, हर महीने आकर जैसा भी निर्धारित हो, वर्ष भर अंकेक्षण के कार्य करता रहता है। इससे होता क्या है? इससे संस्था के लेखों की पूरी जानकारी, विस्तृत जांच संभव हो जाती है। इसलिए अगर आपकी आंतरिक जांच व्यवस्था संतोषजनक नहीं है तो तब यूज करना चाहिए आपका कंटिन्यूसली अंकेक्षण यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। सो आंतरिक जांच की उत्तम व्यवस्था, अगर आपने आंतरिक जांच की उत्तम व्यवस्था की है तो यह काफी सीमा तक कम कर देता है। क्या कम कर देता है? लेखा परीक्षा के कार्य को कम कर देता है, लेखा परीक्षक के दायित्व को कम कर देता है। न ही लेखा परीक्षक के कार्य को कम करता है और न ही दायित्व को कम करता है। दोनों दोनों ही लेखा परीक्षक और कार्य दायित्व को दोनों को ही ये कम कर देता है। तो सही आंसर क्या होगा? पहला ए। लेखा परीक्षक जो होता है, ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर, द वर्क ऑफ ऑडिटर को ये कम कर देता है, काफी सीमा तक ये कम कर देता है। ऑडिटर को ये बहुत हेल्प होती है अगर आंतरिक जांच साथ साथ होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सामाजिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाशित की गई थी टिस्को के द्वारा, यूटीआई के द्वारा, वेल के द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा? तो सही आंसर होगा आपका टिस्को। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो सामाजिक लेखा परीक्षण है उसकी रिपोर्ट सबसे पहले टिस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई, और जो टिस्को के स्वामी थे
टिस्को के जो स्वामी थे उन्होंने सबसे पहले व्यवसायिक की जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और ये कौन से समय की बात है? 1979 की ये बात है। सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन भी किया गया। कब? 1979 में सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन किया गया। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन सबसे पहले किया गया कब? 1979। यह सामाजिक लेखा परीक्षण सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया? 1979 में। किसके द्वारा किया गया? टिस्को के स्वामी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य पत्रक जिनमें किए गए अंकेक्षण का कार्य रिकॉर्ड शामिल होता है वह संपत्ति क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? क्या ये एक ऐसा पत्र जिसमें किए गए अंकेक्षण, जो भी आपने अंकेक्षण किया है उसके कार्य का पूरा रिकॉर्ड शामिल होता है, तो उस संपत्ति को, वो संपत्ति है, किसकी है वह संपत्ति? जो प्रोग्राम है, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा लेखा परीक्षण का, ठीक है, तो वो किसकी? कंपनी की संपत्ति होती है जो उसने अपने रिकॉर्ड बनाकर रखा हुआ है। क्या क्या जांच किया है? लेखा परीक्षक जो ऑडिटर होता है उसकी संपत्ति होती है, या कंपनी और लेखा परीक्षक दोनों की संपत्ति होती है, या कंपनी लॉ बोर्ड की संपत्ति होती है। सो दिस इज एसेट्स फॉर ऑडिटर। यह ऑडिटर की संपत्ति होती है, लेखा परीक्षक की संपत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। अगर कोई लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर त्याग पत्र दे देता है, तो उसके त्याग पत्र देने से जो खाली जगह हुई है उसकी जगह को किसके द्वारा भरा जाता है? तो देखिए यहाँ पर वैसे तो संचालन मंडल ही करते हैं उसकी पहले ऑडिटर की नियुक्ति, बट अगर वह त्याग पत्र दे देता है तो उस केस में वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों द्वारा की जाती है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। देखिए ये सभी तत्व हैं आपके, और आपको इनका सही, अगर आप नए अंकेक्षण के प्रारंभ करने के लिए इन तत्वों का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होती है आपकी नियुक्ति की वैधानिकता की जांच होती है। नंबर 1 पर आपको आ जाएगा 2। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखा जाता है अंकेक्षण का क्षेत्र, तो ये आ जाएगा नंबर 1। अंकेक्षण का क्षेत्र के बाद आपका व्यवसाय के संबंध में जानकारी की जाती है, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद क्या होता है? जो ग्राहक या नियोक्ता के निर्देश होते हैं, जो नियोक्ता है उसके निर्देश क्या क्या है, उनको, उनकी बात ये की जाती है, देन उसको देखा जाता है। और उसके बाद अंकेक्षण लिपिकों में कार्य का विभाजन हो जाता है, मतलब 5 क्लास। तो 2 1 3 4 5 इसको देख लीजिए। 2 यही पहले में ही आ रहा है, 2 1 3 4 5, तो फर्स्ट ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको। निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार कीजिए, किस क्रम में यह किए जाते हैं? ऑडिटर ने इन दस्तावेजों को किस क्रम में तैयार करता है? आपको बताना है इनको तैयार करने का क्या क्रम होगा, तो वो क्रम आपको बताना है, किस क्रम में ये तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या तैयार किया जाता है? सबसे पहले जो तैयार किया जाता है वो ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो तैयार किया जाता है वो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो लास्ट में तैयार की जाती है। तो याद रखना है, ऑडिट प्रोग्राम सबसे पहले बनाया जाएगा और ऑडिट रिपोर्ट सबसे बाद में बनाई जाएगी। उसके बाद अब बचे आपके दो नाम और बचते हैं, नोटबुक और फाइलें। तो नोटबुक पहले बनती है फिर फाइल बनती है, तो पहले नोटबुक बनेगी उसके बाद फाइल बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात दोबारा से इंटरनल ऑडिटर की हो रही है। इंटरनल ऑडिटर को कौन लगाता है? मैनेजमेंट। उसका क्षेत्र कौन बताता है? मैनेजमेंट। किसके लिए उत्तरदायी, किसके लिए जिम्मेदारी निभाता है? वो मैनेजमेंट। अब यहाँ पर पूछा है आंतरिक अंकेक्षण को हटा कौन सकता है? जब लगातार मैनेजमेंट है तो हटाएगा भी मैनेजमेंट। प्रबंध द्वारा, ये प्रबंधक द्वारा या प्रबंध द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इसकी जो नियुक्ति होती है, आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति, वो भी प्रबंध के द्वारा ही होती है, और इसको अगर हटाया जाता है वो भी प्रबंध के द्वारा ही
हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण अनिवार्य किसके लिए है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। वैसे में जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, तभी तो थोड़ा सा ये क्रम में नंबर में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बिल्कुल कराना जरूरी है। बैंकिंग कंपनी के लिए तो चालू अंकेक्षण ये जरूरी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी जरूरी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी के लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कंपनियों का अंकेक्षण सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया। कब किया गया था? 1894 में, 1913 में, 1949 में, या 1956 में? तो सबसे पहले 1956 में ये अनिवार्य किया गया था कि कंपनियों का अंकेक्षण कराना जरूरी है। उस समय की बात देखें तो भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 था, जो कि अब संशोधित हो चुका है और कंपनीज अधिनियम अब 2013 हो गया है। के अंतर्गत होता क्या है? अंकेक्षण का कराना अनिवार्य होता है और इससे रिलेटेड धारा होती है 224 और 233। ये कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में प्रावधान इसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आंतरिक अंकेक्षण की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? मैनेजमेंट के द्वारा होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या मैनेजमेंट दिया हुआ है? ना ही अंशधारी ना सरकार, लेकिन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को यहाँ क्या कहा गया है? एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में उसका यहाँ जिक्र किया गया है। तो आंसर आपका प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक निरीक्षण किया जाता है। इंटरनल इंस्पेक्शन क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है आंतरिक कपट, अगर कपट हो रहे हैं तो कपट को रोकने के लिए ये किया जाता है, टू प्रिवेंट फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नित्यक जांच मतलब रूटीन चेकिंग रिड्यूस द, किस चीज को रिड्यूस कर देती है? जो एक अंकेक्षण होता है, जो एक ऑडिटर होता है, उसको वर्क को ये कम कर देती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध अंकेक्षण होता है, तो प्रबंध अंकेक्षण कैसा होता है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट जो ऑडिट होती है वह कैसी होती है? तो वो ऑप्शनल होती है, स्टेचुरी होती है कानूनी रूप से, या कंपलसरी होती है? तो ये ऑप्शनल होती है, कराओ तो अच्छा, ना कराओ तो इसमें कोई भी कंपल्जन नहीं होती है। इसके बारे में देख लें आप। किसी व्यवसाय के प्रबंध में संबंधित समस्त पहलुओं की जांच अथवा प्रबंध की पूर्णता का मूल्यांकन करना को प्रबंध अंकेक्षण कहा जाता है। किसको? किसी व्यवसाय के संबंध में संबंधित समस्त पहलुओं, जितने भी उससे संबंधित पहलू होते हैं उनकी जांच करना, प्रबंध की पूर्णता या मूल्यांकन का करने को प्रबंध अंकेक्षण कहा जाता है। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह मालूम करना है कि प्रबंध के कार्य प्रभावपूर्ण संचालित है या नहीं। तो ये जांच करने के लिए कि प्रबंध के कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके लिए प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकेक्षण समस्त व्यवसाय की योजना, संगठन का समन्वय, नियंत्रण, मूल्यांकन, इन कर व्यवसाय की जांच करता है। क्या क्या करता है? योजना भी देखता है, संगठन भी देखता है, तथा पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को सफलता या असफलता के साथ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इन सबको देखने के बाद अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसको किसके द्वारा निकाला जा सकता है? तो देखिए आपको पता है कंपनी का लेखा परीक्षक फर्स्ट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, और उसके बाद जो शेयर होल्डर हैं वो एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में वो नियुक्ति करते हैं ऑडिटर की। लेकिन अगर ऑडिटर अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है, उस केस में एजीएम में ही जो नेक्स्ट एजीएम होगी उसमें शेयर होल्डर किसको हटा सकते हैं? वो लेखा परीक्षक को हटा सकते हैं। शेयर होल्डर के द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लेखा परीक्षक होता है उसको अपना प्रतिवेदन, जो उसकी रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसको किसके समक्ष किसके सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है?
निदेशकों के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा सामने, या ऋणदाताओं द्वारा, जो क्रेडिटर्स हैं उनके सामने रिपोर्ट देनी होती है। शेयर होल्डरों के द्वारा, साझेदारों के शेयर धारकों के द्वारा सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सरकार के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है, या कंपनी के रजिस्ट्रार के सामने। तो सही आंसर होगा आपका सी, शेयर होल्डर के द्वारा सामने। एक लेखा परीक्षण की नियुक्ति कंपनी की वार्षिक बैठक सभा में सदस्यों अंशधारियों द्वारा सामान्य 5 वर्ष के लिए की जाती है, क्योंकि नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है। अतः बैठक में यह रिपोर्ट लेखा परीक्षक द्वारा अंशधारियों के समक्ष ही प्रस्तुत की जाती है। कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 143 यह कहती है, यह भी आपको याद रखना है। रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करनी है? अंशधारियों के। कौन कहता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षक की नागरिक देयता का निहार क्या है? नकदी के दुर्विनियोजन के लिए, माल के दुर्नियोजन के लिए, धोखेबाजी के लिए, अपकरण के लिए, लेखों की उचित जांच नहीं करने पर। तो सही आंसर होगा आपका लेखों की उचित जांच नहीं करने पर नागरिक देयता हो जाती है। अगर जो लेखा परीक्षक है वह उल्लंघन करता है, अपने कानून का उल्लंघन करता है, अगर किसी कंपनी का लेखा परीक्षक लापरवाही अथवा कर्तव्य का निर्वहन सही से न करने से कंपनी को कोई नुकसान या क्षति होती है, तो कंपनी उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षक को के लिए आपराधिक रूप से देनदार ठहराया जा सकता है, तो आप उसे आपराधिक रूप से किसके लिए देनदार ठहरा सकते हैं? उसके क्लाइंट को हुई हानि, अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहा है, कर्तव्य नहीं कर रहा, या वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराध कर रहा है, या धोखेबाजी कर रहा है, या नकदी के दुर्वियोजन कर रहा है। तो सही आंसर होगा यदि वह वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध अपराध कर रहा है, कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षा की अगर बात करें, ऑडिट किसके लिए लग्जरी की बात है, विलासिता की बात है, जरूरी नहीं है। संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए, साझेदारी प्रस्थान के लिए, छोटी दुकानदार के लिए, सरकारी कंपनी के लिए, सहकारी समिति के लिए। तो अगर एक छोटी सी दुकान वाला भी अपना ऑडिट कराता है तो उसके लिए क्या होगी? ये केवल विलासिता की बात होगी, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है? एक व्यक्ति जो आईसीएआई द्वारा योग्य और मान्यता प्राप्त है तथा सीए के रूप में अभ्यास कर रहा है, या एक कॉपीराइट निकास, या एक व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं और उसे वोट देने का अधिकार है। तो सही आंसर होगा केवल वन, जो आईसीएआई द्वारा योग्य है, मान्यता प्राप्त है और सीए के रूप में भी अभ्यास कर रहा है, उसको लेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। केवल एक ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी लेखा परीक्षण अवधारणा का एक हिस्सा नहीं है? सही और निष्पक्ष जांच, लेखा परीक्षक की परस्पर निर्भरता, अहमियत या नैतिक आचरण, या लेखा परीक्षा साक्ष्यों की रिपोर्ट। सही होगा लेखा परीक्षा की परस्पर निर्भरता। लेखा परीक्षा की परस्पर निर्भरता की बात की जाए यहाँ पर, तो बुनियादी लेखा परीक्षण की अवधारणा का एक हिस्सा ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षक साक्ष्य को इकट्ठा करने का एक तरीका नहीं है? रिपोर्टिंग, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, पूछताछ, संगणना। सही आंसर होगा रिपोर्टिंग, क्योंकि रिपोर्टिंग क्या है? अगर परिणाम को प्रस्तुत किया जा रहा है उसका एक तरीका होता है, परिणामों को प्रस्तुत करने का एक तरीका है क्या? रिपोर्टिंग। ये साक्ष्य को एकत्रित करने का, इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, बल्कि किसका तरीका है? ये परिणामों को प्रस्तुत करने का ये तरीका है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? त्रुटियों का पता लगाना, खातों का सत्यापन करना, धोखाधड़ी के लिए सजा देना, धोखाधड़ी की रोकथाम करना। देखिए, सजा देने का कार्य अंकेक्षण का नहीं होता है, ये तो केवल त्रुटि की खातों का सत्यापन करता है और धोखाधड़ी का को रोकथाम करता है, लेकिन धोखाधड़ी के लिए सजा ये नहीं देता है, पनिशमेंट ये नहीं देता है।
तो जो एक अंकेक्षण होता है वो रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट गिव्स। तो किसके लिए ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, मतलब क्यों रिपोर्ट दी जाती है, अंकेक्षण रिपोर्ट किसके ऊपर दी जाती है? खातों की सत्यता पर, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स पर, या फेयरनेस ऑफ अकाउंट्स पर, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स पर, या इन सभी पर? करेक्ट आंसर होगा इन सभी पर। खातों की सत्यता, खाते सत्य हैं, खाते निष्पक्ष हैं, खातों की विधानिकता भी चेक की जाती है, उन सभी पर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ऑडिटर। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए कम समय में आपको काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? तो अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना। तो देखिए ये सारे काम किसके होते हैं? अंकेक्षण के होते हैं। लेकिन पहला काम जो होता ये प्रविष्टियां करना, मतलब जर्नल एंट्रीज करना या अकाउंट्स बनाना, ये ऑडिटर का काम नहीं होता है, ये अकाउंटेंट का काम होता है। तो यहाँ पर आज के इस सेशन को करते हैं पूरा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपनी तैयारी को बढ़िया रखिए, एग्जाम आपका निश्चित ही समय पर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।